नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, महाराष्ट्र में सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा, कब इस पर से पर्दा उठेगा। अमित शाह के साथ महायुति के तमाम नेताओं की लंबी चौड़ी बैठक चली। उसके बाद फैसला हुआ कि मुंबई में महायुति की बैठक होगी, उसके बाद वो नाम सामने आएगा। लेकिन उसके पहले जिस तरह का घटनाक्रम रहा और अचानक महाराष्ट्र की सियासत में जो ट्विस्ट आया है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, महायुति की आज बैठक होनी थी, शुक्रवार को बैठक होनी थी, लेकिन उसके पहले अचानक वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले सतारा चले गए। आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शिंदे नाराज हैं, जिन बातों को वो मनवाना चाह रहे थे वो बातें नहीं मानी गई हैं। कहीं पर इस तरह की भी चर्चाएं चल रही है कि भाई देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने की कोशिश आखिरी वक्त तक हो रही है कि उनको किसी भी तरीके से कुर्सी पर बैठने से रोक लिया जाए। एक चर्चा ये भी चल रही है कि शिंदे की तरफ से यह कहा गया है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नीचे दो मराठा सीएम, ये महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चलेगा, इससे संदेश गलत जाएगा। इस तरह की तमाम चर्चाओं के बीच आखिर शिंदे की नाराजगी की वजह क्या है और महायुति में इतनी ज्यादा संख्या में सीटें जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री पर एक राय क्यों नहीं बन पा रही है, ये समझना बहुत अहम है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार इकबाल ममदानी साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है इकबाल सर आपका। आखिर शिंदे नाराज क्यों हो गए? ये कौन सा दांव वो चल रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है समझने वाली, क्योंकि कल तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन कल जो तस्वीरें आई उसमें देवेंद्र फडणवीस का चेहरा खिला हुआ, उनके चेहरे पर थोड़ा तनाव ज्यादा दिख रहा था और आज तो वो सतारा ही रवाना हो गए। देखिए, सबसे पहले तो अर्श मैं बताना चाहूँगा, ये जो खेल आसानी समझ रहे हैं लोग, इतना आसान नहीं है। मैंने पहले दिन ही जी। कहा था कि अब जो पेच फँसेगा वो मुख्यमंत्री पद को लेकर फँसेगा। और लगातार हम्म। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी जो पेच फँसा हुआ है, वो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री कौन, उसकी वजह सबसे बड़ी है कि एकनाथ शिंदे जो है, उनका ये दावा था पूरी तरीके से कि जो राज्य में जीत मिली है, उसके सबसे बड़े मतलब एक तरीके से लीडर के तौर पर वो उभर के आए और उनके कारण ही ये जीत मिली है। लेकिन बीजेपी जो है इन सारी ही चीज़ों को मानने को तैयार नहीं। बीजेपी का मानना है कि उनका भी काम जो है, उन्होंने इन 2 पार्टियों को बड़े लेवल पर सपोर्ट दिया, जिसको लेकर के ये जीत करके आए। और जीत के बाद आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ किया था कि असली शिवसेना और असली एनसीपी जो है वो आम जनता ने जो है अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे को बनाया है। यानी कि हम्म। उन्होंने असली और नकली के अंदर ये फ़र्क बता दिया था। लेकिन राह आसान बिल्कुल नहीं थी। आपने साफ तौर पर देखा होगा इस पूरे कार्यकाल के अंदर जो हालात रहे। और भले ही पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है यानी कि जो केयर टेकर अभी है, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि उनका हाईकमान यानी कि दिल्ली जो तय करेगा, उस पर जाकर के वो सारी चीज़ों को मान्य करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से इस पूरे घटनाक्रम को जो है एकनाथ शिंदे हजम कर पाएँगे। एकनाथ शिंदे भले ही मान जाएँगे, ये भी हो सकता है कि आनंद दीघे और बाल ठाकरे की तर्ज पर वो आने वाले दिनों के अंदर केंद्र के अंदर अपना माफ करिएगा राज्य में कोई ऐसा पद डिप्टी सीएम का शायद स्वीकार ना करे, वो केंद्र चले जाए या तो बाहरी समर्थन दे करके या खुद अपनी टीम को अंदर भेज करके वो इस काम को लीड करेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे जैसी लेगेसी पे वो काम करना चाहते हैं, मराठी मानुस का काम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है इस पूरे काम के अंदर कि हम्म। अगर बातचीत भी जो कल दिल्ली के अंदर हुई, हालाँकि तीनों ही बड़े नेता जो है रात मुंबई पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा था कि यहाँ जो बैठक होनी है, इसके अंदर किसको कितने मंत्रालय दिए जाएँगे, उस मंत्रालय की चर्चा के बाद में ये साफ होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि आप देखिए कि इस पूरे मामले के अंदर शिवसेना ने अपना विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया है, एनसीपी अजीत दादा पवार की गुट ने चुन लिया है, लेकिन बीजेपी ने अब तक विधायक दल नेता जो है वो नहीं चुना है। हम्म। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तरीके से अगर हम बीजेपी की पॉलिसीज़ को देखें या अमित शाह के जिस तरीके से काम के रवैये को देखें, तो 2 बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं, जिसके अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान एक ऐसे जिसके नाम की उम्मीद हम नहीं कर रहे थे, उस तरह का सीएम जो हम्म। है यहाँ बैठा दिया गया। उसी के साथ अब अगर पूरे काम के अंदर हम बात करें इस मामले के अंदर, तो अभी मुझे ये आसान इसलिए नहीं लग रहा है कि अगर नाम डिक्लेयर ही करना होगा अपना देवेंद्र फडणवीस का, तो मुझे लगता है कि अ, संकेत तो एकनाथ शिंदे की तरफ से मिल गया था, लेकिन वो इस पूरे मामले के अंदर अब तक नाम की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? नहीं हम्म। करने की वजह ये है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेच फँसा हुआ है, जिसको लेकर के बीजेपी नाम साफ नहीं कर रही है कि उनका लीडर कौन होगा। तो ये साफ संकेत है। दूसरा, आज अचानक जो बैठक होनी थी, उसके अंदर जो जो बात आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं इकबाल सर, उसी को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन इसमें मैं जोड़ देता हूं, क्या मुख्यमंत्री ना बनने के लिए इतनी शर्तें डाल दी गई हैं कि बीजेपी खुद फंस गई है कि क्या फैसला करे क्या ना करे? ये भी एक परिस्थिति हो सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री पद जो है वो बीजेपी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। बीजेपी साफ हम्म। संकेत दे रही है कि
हिंदुत्व को लेकर के सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी अभी देश के अंदर है तो वो बीजेपी है। देखिए बीजेपी के साथ जो अलायंस जिसके जिसके हुए, आप उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो बाद में जो है हालात ऐसे हो गए हैं जैसे फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति में दिख रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के भी एकनाथ शिंदे समझ रहे हैं कि अगर उनकी एक भी गलती जो है वो उनकी पार्टी को या उनके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म कर सकती है। तो अगर वो आना भी चाहेंगे तो इतनी बड़ी शर्तों पे आना चाहेंगे, कई ऐसे जिसको खास करके कहा जाए मलाईदार मंत्रालय, उन शर्तों को लेकर के वो चीजें आएंगी, जैसे गृह विभाग हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया। इस तरह के जो बड़े डिपार्टमेंट्स है जो कि बीजेपी खुद रखना चाहती है, पावर डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंदर वो अपने लोगों को और अपने मंत्रियों की ज्यादा सीट को लेकर के बात करेंगे। आज अचानक जो वो निकल गए हैं उसकी भी अलग अलग कई कयासें हैं। देखिए एक तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो को देखे या जो राजनीति को जानते हैं, जो यहाँ लगातार बातचीत होती है, तो उनका ये भी कहना है कि कल अमावस्या है और अक्सर आपको ये देखने मिला होगा कि अमावस्या के दिन जो है वो एकनाथ शिंदे जो है मुंबई के बाहर चले जाते हैं, या तो उनके गाँव चले जाते हैं जहाँ उनकी कुल देवी का मंदिर है, या कभी कामाख्या देवी मंदिर चले जाती है। लगातार ये भी खबरें आती रही कि अमावस्या के दिन वो पूजा के बाद एक बलि देते हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास से हैं, अब तक खुल करके चीजें सामने नहीं है। तो इसको भी जोड़ करके राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। आज अचानक उनका जाना और अचानक मीटिंग्स को 2 दिन डिले करना, तो ये सारी चीजें एक दूसरी ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं वो कि अगर उनको ढंग का मंत्रालय दिया जाता है तो वो उन समर्थन के अंदर साथ में है। हालांकि राजनीति में आदर्श जो कहा जाता है, जो जी दिखता है वो हमेशा सच जी नहीं जी। होता है, सच वो होता है जो दिखता नहीं। इसीलिए सवाल मैंने किया आपको, क्योंकि बड़ा सीधा साधा लग रहा था। एकनाथ शिंदे आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं जी नहीं मैं तो बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। लेकिन सवाल यह है, अगर शर्तें मानी गई तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि भाई बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, एक अभी जो तर्क सामने आ रहा है कि भाई ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा सीएम नहीं चलेंगे, इस बात पर भी शिंदे की नाराजगी है। अगर हम तमाम पॉलिटिक्स जो इस हिसाब की चलती है, कास्ट पॉलिटिक्स, उसके हिसाब से देखें तो वाकई क्या ये भी एक कारण हो सकता है? देखिए कारण तो सबसे पहले तो हम बात करें एकनाथ शिंदे की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि आला कमान जो तय करेगा, उसमें कहीं भी हम्म उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं या मैं इसको छोड़ हम्म रहा हूं। जो कहेंगे वो करूंगा। यानी कि उन्होंने साफ संकेत दिया है आम जनता के बीच में इतने दिनों के बाद में आकर के कि जनता के अंदर इस तरह की चीजें, इस भ्रम न फैले कि इनके आपस के अंदर जो है वो लड़ाई चालू है। वो एक संकेत उन्होंने जरूर दे दिया, लेकिन इंटरनल जो है वो अब तक दोनों ही पक्ष अगर खुल करके नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। चाहे देवेंद्र फडणवीस, अब तक आरएसएस की अगर सबसे पहली चाहत है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन वो नाम भी अमित शाह ने अब तक देखिए डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि हालांकि अगर देखने जाओ तो सारी मीटिंग्स के बाद वो कर सकते थे। लेकिन अब तक उन्होंने ये नाम डिक्लेयर नहीं किया, यानी कि इधर भी एक डाउट बना हुआ है। वहीं एकनाथ शिंदे जो है लगातार अलग अलग चीजें बात कर रहे हैं, उस पर भी एक शंका है। तीसरी बड़ी बात है कि जो मिनिस्ट्री अलग अलग अलायंस को देना है, उसमें कौन सा चेहरा रहेगा, क्या रहेगा, इसका भी एक इम्पैक्ट महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से 2 मराठाओं की बात की है, तो मराठा समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है। तकरीबन 32 हम्म से 33% जो है वोटिंग वो करता है, यानी कि एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पकड़ रखने वाला और बहुत बड़ा समुदाय है। तो ये भी एक मैसेज अब तक जो है पूरी तरीके से ये दिया गया था एकनाथ शिंदे के चलते कि वो मराठा एक क्षत्रिय लीडर है और वो कामयाब लीडर है। पिछले दिनों जिस तरीके से जारंगी पाटिल हो या इस तरह के जो आंदोलन थे, उस आंदोलन को इन्होंने कहीं दबा के रखा था। इस तरह की भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और लगातार बीजेपी के लिए भी चैलेंज ये है कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस मुख्यमंत्री के पास क्या मराठा आंदोलन से लेकर मराठा लीडर को दबाने का पावर है? क्या ओबीसी को लेकर के जो मुद्दे खड़े होने वाले उसको लेकर के पावर है? दूसरा, अगर एकनाथ शिंदे हो या अजीत दादा पवार हो, ये 2 ऐसे बड़े लीडर है, अगर कभी सर उठाते हैं तो उसको कैसे दबाया जाए और कैसे अपना काम निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस मामले के अंदर एकनाथ शिंदे जो है उनको वो केंद्र तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, और उनका जो लड़का है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उसे हम्म डेप्यूटी सीएम बनाने की कोशिश के अंदर एक सूत्रों की अगर माने तो फडणवीस राजी है। उसकी वजह है कि वो बिल्कुल नया चेहरा और जानकार नहीं है सारी चीजों का, तो हम्म उनके साथ आसानी से काम किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अंदर कमांडिंग सेंट्रल से होती है, अगर उसी तरीके से एकनाथ शिंदे ये सारी चीजों को कमांड करते हैं, तो इतना आसान हम्म बीजेपी और उसकी अलायंस को भी नहीं होगा। आने वाले दिनों के अंदर बहुत से हालात पेश आ सकते हैं। वही जो अपोजिशन है वो लगातार पिछले कई दिनों से चिल्ला रहा है कि जब एक साथ
आपका समझौता हो चुका है, आप बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, फिर क्या वजह है कि राज्य को एक मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिया जाता है, जी। मुख्यमंत्री की शपथ विधि नहीं की जाती है। हालाँकि माना जा रहा था कि 1 तारीख के आसपास, पहले कहा, कल भी जब रात मेरी बहुत करीबी हम्म। देवेंद्र फडणवीस के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 1 तारीख को चांसेस है कि शपथ विधि हो जाए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि शायद ये 5 तारीख तक भी संभव है, आदर्श। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, अब एक तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये नेता दिल्ली से मुंबई लौटे हैं, तो इनके जो करीबी हैं, उनके सूत्र क्या बता रहे हैं, अगर उसको लेकर कुछ चर्चा आपके पास हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस के करीबी हो, चाहे शिंदे के करीबी हो, एक। और दूसरा, ये इस पूरी लड़ाई के बीच साइलेंट प्लेयर के तौर पर अजीत पवार दिख रहे हैं। वो कहां पर खड़े हुए देख रहे हैं? देखिए, अजीत पवार ने पहले ही बहुत स्मार्ट मूव किया और उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ में, बीजेपी के किसी भी मतलब कैंडिडेट, चाहे कि वो देवेंद्र फडणवीस हो या कोई भी सीएम के तौर पर, वो उसे स्वीकार करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अजीत दादा पवार खुद ये जानते थे कि उनका जीतना भी, मुझे लगता है, संभव नहीं था, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही थी। और इतनी बड़ी जीत, यानी कि ये जीत किसी ने दिलाई है उन्हें। ये पॉसिबल नहीं था कि शरद पवार से बड़े नेता के रूप में वो उभर के आए हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें, तो वो मोदी लहर से ज्यादा एक सीटें निकाल के आई, यानी कि ये मैसेज भी गया है लोगों के अंदर कि वो मोदी से बड़े लीडर हो गए। तो ये सारा समीकरण देखेंगे तो अजीत दादा पवार ये जानते हैं बहुत अच्छी रीत से कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा सहयोग रहा है वो आला कमान का, दिल्ली आला कमान का रहा है। तो वो इस सारी चीजों में बिल्कुल भी लड़ाई में जाना नहीं चाहते। दूसरा, अगर वो सीधे स्वीकार कर लेते हैं, अगर लड़ाई करते तो भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता, लेकिन अगर सीधे स्वीकार करते हैं तो कई ऐसे जो मनपसंद मंत्रालय हैं वो अपने आप ले सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के अंदर उन्हें कुछ मंत्री पद कम दिए जाए, चलेगा, लेकिन सेंट्रल के अंदर उन्हें एक अहम भूमिका दी जाए, जिसके अंदर प्रफुल्ल पटेल का नाम उसने सामने लाया है। तो हम्म। अजीत दादा पवार भी जो है, एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। जहां एकनाथ शिंदे के साथ भी वो काटने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अपना कद बढ़ा भी रहे हैं, सेंट्रल के अंदर भी वो सारी चीजों को देख रहे हैं। तो एक तीर से उन्होंने कई निशान खेले हैं, क्योंकि वो भी एक मंझे हुए राजनेता है। वहीं पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो एकनाथ शिंदे के लिए है कि अगर शिवसेना जो तोड़ी गई थी, वो मुख्यमंत्री पद के लिए तोड़ी गई थी, और अब जाकर के जब मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा है, तो वही जो सेना, जो ऑपोजिशन में जो हारी हुई सेना है, उनके वहां से जो स्वर उठेंगे और जो आवाजें उठेगी, वो एकनाथ शिंदे के लिए परेशान करने वाली होगी। इसलिए एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं कि इस गेम के अंदर वो अपर हैंड रहे, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इसी का असर महानगर और नगर पालिका के चुनाव पर पड़ेगा। तो इन सारी ही चीजों पर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे बहुत फूक-फूक कर कदम रख रहे हैं हम्म। और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका हटना या उनका नाराज होना बीजेपी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हालाँकि जी। इस वक़्त तक बीजेपी के पास ऐसे कोई मतलब चांसेस नहीं है कि इनके नाराज़गी से उनको तकलीफ हो सके। लेकिन हाँ, आगे भविष्य में ऐसी कई चीज़ें हो सकती है और ऐसे कई मैसेज बीजेपी द्वारा दिए जा सकते हैं कि अब राज्य के अंदर जिसको भी बढ़ना है या उनकी ही हम्म। छत के नीचे या उनके साये के नीचे बढ़ना है, यानी कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अब बीजेपी अपने आप को कर चुकी है। और यही एक बीजेपी को अगर हम देखें पूरे देश भर के अंदर, जहाँ-जहाँ बीजेपी बनती है, वहाँ छोटे जो दल है वो लगभग खत्म हो चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरह रहा, तो राज्य में शायद मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी ऐसे 2 लेकिन पावरफुल रहेंगे जो ये राज्य को सँभालने की कोशिश करेंगे। आदर्श। लेकिन लेकिन चर्चाएं देखिए बहुत सारी होती रही हैं। पहले भी आपके साथ मैंने खूब चर्चा की है, और जो सत्ता के गलियारों में बातें चलती रहती हैं, उस ओर भी अगर इशारा, उनका इशारा भी अगर लें, तो कहा यह जाता रहा है कि भाई एकनाथ शिंदे जो है वो अमित शाह जो कहेंगे वो मान लेंगे। बिल्कुल सीधे तौर पर इस तरह की बात होती रही है। तो क्या अमित शाह ने अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो एकनाथ शिंदे मान नहीं रहे हैं वो, या फिर जो शर्तें वो रख रहे हैं वो बीजेपी को भारी पड़ रही हैं? एक। दूसरा, क्या देवेंद्र फडणवीस की राह में शिंदे के जरिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं? क्योंकि जो सामने दिख रहा होता है मीडिया के सामने, जाहिर सी बात है उसके पीछे बहुत कुछ होता है, जिस तरीके से आपने खुद कहा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, राजनीति में जो दिखता है, जो बोला जाता है, सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत होती है। हम्म। इससे कोई इनकार नहीं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सिर्फ एकनाथ शिंदे नहीं है। एकनाथ शिंदे के अलावा खुद अमित शाह उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम बात करें बुधवार शाम की, तो विनोद तावड़े, जो कि पहले कुछ दिन पहले ही पैसे कांड के अंदर जो चाय पीने गए थे, तकरीबन हम्म। 9-10 लाख रुपए की, वो चाय के दौरान वो पकड़े गए थे। उनकी मुलाकात भी अमित शाह से तकरीबन बंद कमरे में आधे घंटे के आसपास हुई। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस के लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। हालाँकि उनके लिए एक बेहतर चीज़ ये है कि आरएसएस जो है पूरी तरीके से उनके सहयोग में खड़ी है और आरएसएस चाह रही है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री राज का नहीं बनाया जाता है, तो उन्हें भाजपा अध्यक्ष बना दिया जाए।
तो इन सारी चीजों पर भी लगातार कयास किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे प्लस माइनस को लेकर के अमित शाह का गणित क्या बैठता है, क्योंकि हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से इनके सपोर्ट में। हम अगर 2019 की भी बात करें, जहां बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात थी, वहां भी यही पेच फंसा था सीएम को लेकर के, और सरकार टूट गई थी। फिर 2022 के अंदर अजीत पवार को लेकर उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन वो 80 घंटे की सरकार रही, खत्म हो गया। हम्म। उसके बाद जब आपने देखा कि एकनाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना से अलग हुआ, शिवसेना से अलग होने के बाद में वो अपनी सरकार जब बनाए, तो पहले जो है नाम एकनाथ शिंदे का बीजेपी आलाकमान ने डिक्लेयर कर दिया और ये कहा गया था कि बाहर से सपोर्ट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद देवेंद्र फडणवीस घर ही पहुंचे थे कि जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस है जो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहेंगे। इस तरह जो चीजें अगर हम देखें, तो शायद खुद देवेंद्र फडणवीस को ये आइडिया नहीं था कि वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर डिमोशन में काम करेंगे, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा कि जो पद दिया जा रहा है उसे स्वीकारिए और काम करिए। तो उन सारी चीजों को लेकर के फिर इस बार जो मामला आया है वो इसी तरीके का है। देखिए एकनाथ शिंदे जो है वो एक तरीके से अमित शाह के बहुत करीबी माने जा रहे थे पिछले दिनों। इस बार भी जो है विनोद तावड़े का एक पेज फंसा हुआ है। अगर महाराष्ट्र में दूसरा नाम बोले तो हम आशीष शेलार का भी एक बड़ा नाम है। तो अब प्लस एंड माइनस के अंदर ये देखना है कि पार्टी को ओवरऑल किस तरह बेनिफिट होगा, दूसरा जो बड़े कद्दावर लीडर है उन्हें खतरा कितना कम होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश हमारे बिल्कुल सामने है। ऐसे नेता को प्रेजेंट किया गया जिसकी उम्मीद नहीं थी और अचानक मुख्यमंत्री पद का ऐलान किया गया उनका। इसी तरीके से अब राज्य के अंदर किस तरह के हालात होते हैं, क्या होते हैं, वो एक देखना बहुत जरूरी होगा इस पूरे मामले के अंदर, कि आने वाले दिनों के अंदर क्या देवेंद्र फडणवीस ही इस मामले के अंदर मुख्यमंत्री है या कोई और नाम आ जाता है, क्योंकि कई चीजें नहीं, हैं। इसीलिए देखिए इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि क्या शिंदे की नाराजगी के जरिए वो पटकथा लिखी जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो अभी रेस में दिखाई दे रहे हैं, नाम पर चर्चा हो रही है, उनको रिप्लेस किया जाए, किसी नए चेहरे को लाया जाए, और अगर किसी नए चेहरे को लाते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, क्या होगा? देखिए सिर्फ एकनाथ शिंदे की ही ये नाराजगी नहीं है। एक तरीके से एकनाथ शिंदे खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई विनोद तावड़े जो है वो मराठा चेहरा है, वो एक कोशिश करने जा रही है, कोशिश कर रहे हैं सारी चीजों को लेकर के। आशीष शेलार का एक अपना गुट है। हालांकि ये माना जा रहा है आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस के अंदर बातचीत हो गई है, समझौता हो गया है। लेकिन राजनीति में समझौता और पावर, ये दोनों अलग चीजें हैं। पावर का एक ऐसा नशा है कि 2014 के अंदर जहां बम्पर जीत का ऐलान किया गया था मोदी लहर के अंदर, वहां एकनाथ खड़से ये मान रहे थे कि राज्य के वो अगले मुख्यमंत्री हो गए। वहीं देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के कई कद्दावर नेता मान रहे थे कि एकनाथ खड़से जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो गया। लेकिन अचानक जो है नाम पेश कर दिया गया देवेंद्र फडणवीस का, ताकि एकनाथ खड़से जो है ज्यादा पावर में न रहे। इसी तरीके से इस बार जो आप देखिए 23 तारीख से लेकर के आज 29 तारीख है, 6 दिन का अरसा बीत चुका है, लेकिन अब तक बीजेपी आलाकमान ने साफ तौर पर संकेत नहीं दिए हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनका कहना है कि जो पहले सीट शेयरिंग की बात आएगी, किसको क्या मिनिस्ट्री जाती है, उसके बाद में वो डिक्लेयर करेंगे कि मंडल का नेता कौन होगा, विधायक दल मंडल का। तो मैं आपको फिर ये बताना चाहूंगा कि जरूर ऐसी कुछ पेश फंसी हुई है, जो चाहे वो एकनाथ शिंदे के जरिए हो, विनोद तावड़े के जरिए हो, आशीष शेलार के हो, पवन सतपुते के हो। एक चीज ब्राह्मण कार्ड को लेकर के ये मैसेज जरूर देने की कोशिश की जा रही है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मराठा होना चाहिए या ओबीसी होना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों इस मामले के अंदर जब पूछा गया था देवेंद्र फडणवीस को कि 2% क्या करेगा, तो उन्होंने कहा था कि दूध के अंदर शक्कर डाल दो, ब्राह्मण जो है उस तरह घुल जाता है। लेकिन आपसी खींचातानी की अगर बात करें, आने वाले दिनों के अंदर जो इलेक्शन है उसकी बात करें, तो ये आसान नहीं है देवेंद्र फडणवीस के लिए भी। हालांकि वो भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फडणवीस का नाम आला कमान को डिक्लेयर करना होता तो शायद ये कल की मीटिंग की बात कर देते, जी। 2 दिन पहले कर देते। लेकिन अभी तक मुझे शंका है कि हो सकता है अचानक कोई ऐसा धमाका किया जाए जो लोगों की उम्मीद में ना हो और गूगल सर्च करना पड़े कि आखिरकार नेता कहाँ से आए हैं, कौन है और ये कितनी बार जीते हैं, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो बीजेपी के अंदर ये मतलब भविष्यवाणी करना के लिए ये जो कहा जाता है यही होगा, ये बहुत मुश्किल है आदर्श फिलहाल।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इसीलिए मैंने आपको अपने साथ जोड़ा था कि ताकि जो परिस्थिति बनी है उस पर एक बार ठीक से रोशनी आप डालें और समझ में आए दर्शकों को भी कि महाराष्ट्र की राजनीति में अंदर खाने क्या चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इकबाल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, धमाका होता है तो भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। अगर जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो पेच फंसे हैं वही ठीक हो जाता है, उस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी आगे आपके साथ कि क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में और क्यों हुआ है, उसके कारणों का भी आगे भी विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इकबाल ममदानी साहब वरिष्ठ थैंक यू। पत्रकार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप उनको सुन रहे थे और जो परिस्थिति बनी है, जो शिंदे अचानक नाराज होकर सतारा चले गए हैं, देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ, अगर तीनों सभी नेताओं की बैठक अमित शाह के साथ हो गई, उसके बाद भी बहुत सारे कारण हैं, इसलिए हमने उनको अपने साथ जोड़ा था। इन सब सवालों के जवाब जल्द से जल्द हम भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ इन खबरों में अपडेट होता है वो सब आपके सामने लेकर आएंगे और आप देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।